हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। बढ़ते हैं कुछ छोटी कहानियों की तरफ। आज की कहानी है फटीचर का प्रेत। जी हाँ दोस्तों, दीमापुर गांव में शंभू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह तकरीबन 22-23 साल का एक युवक था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बराबर न थी और बचपन में ही माँ बाप का साया उसके ऊपर से उठ चुका था। गांव के जमींदार ने उसके सीधे और भोलेपन का फायदा उठाकर उसकी जमीनें हथिया ली। अब वह बेघर हो गया, जगह जगह गांव में भटका करता। जो कुछ लोग उसे देते खा पी कर गांव के बाहर पीपल के झाड़ के नीचे सो जाता। लोग गांव के उसे उपेक्षित निगाहों से देखने लगे। कभी कभी बच्चे पत्थर लेके उसे मारने दौड़ते। ले दे के उसकी स्थिति एक पागल की सी हो गई थी। फटे पुराने वस्त्रों में लोग उसे फटीचर कह के चिढ़ाया करते थे, लेकिन वह बेचारा क्या कहता। उसका दिमाग तो अपने स्थिर ही नहीं था। एक दिन जब दिवाली का समय आया, चारों तरफ रंगीन रोशनियों से गांव जगमगा रहा था। यह बेचारा भी भटक रहा था यहाँ वहाँ खाने की तलाश में। लोगों के घरों से मिठाइयाँ बनने की, पकवान की खुशबू से इसके मन में कुछ खाने की इच्छा जागृत हुई। यह जमींदार की हवेली के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उस समय जमींदार के बच्चे पटाखे जला रहे थे, फुलझड़ियाँ जला रहे थे। अचानक इसे देखकर यह बहुत ही खुश हो गए और बच्चे जलती हुई फुलझड़ियाँ लेकर फटीचर की तरफ दौड़े। यह बेचारा घबरा गया और बच्चों ने इसके ऊपर जलती हुई फुलझड़ियाँ फेंक दी। यह तो देखकर चारों तरफ तमाशा मच गया। सभी बच्चे उसकी तरफ पटाखे फेंकने लगे। जलते हुए पटाखों से वह बेचारा दौड़ पड़ा और इसी का लुत्फ उठा रहे थे वह बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, जो बच्चों के साथ शामिल हो गए। और वह बेचारा जलते हुए कपड़ों के साथ किसी तरह आग बुझाने के लिए आसपास दौड़ने लगा। कपड़े उसके झुलस रहे थे, बालों में आग लग गई। अचानक पीपल के झाड़ के नीचे एक कुआं था जो वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। वह कुछ सोचकर ताकि आग बुझ जाए कुएं में कूद गया, लेकिन वह कुएं में पानी नहीं था। एक पत्थर से उसका सर टकरा गया और एक भयानक चीख के साथ में उसका प्राणांत हो गया। सभी लोगों ने कुएं को घेर लिया और जलते हुए पटाखे ऊपर से कुएं में फेंक दिए और कहने लगे, अच्छा हुआ इसकी मुक्ति हो गई। आखिर बेचारा बहुत परेशान था। इसकी हालात जैसे थे ना, एक न एक दिन हम लोग को इससे नुकसान ही होता। अच्छा हुआ पिंड छूटा, अच्छे मुहूर्त पे चला गया। तमाम प्रकार की बातें करते हुए लोग वहाँ से लौट चले, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था अब इनके ऊपर कहर बरपने वाला है। काली 14 की रात को फटीचर की प्रेत आत्मा कुएं से निकली और गांव में भ्रमण करने लगी। अचानक वह जमींदार के घर पे पहुंच गई। उस समय जमींदार के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। इसने उनके बच्चों के ऊपर आक्रमण कर दिया और एक बच्चे को उठाकर जमीन में पटक दिया, दूसरे को उठाकर घर से दूर उछाल दिया। यह देखकर हाहाकार मच गया। जमींदार के घर पे, हवेली पे चारों ओर चीख पुकार मचने लगी। सब मारने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा था जिसे पकड़ा जाए। जमींदार चिल्ला रहा था, कौन है जो हमारे बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन फटीचर हंसते हंसते वहाँ से विलुप्त हो गया और चला गया अपने उस पुराने कुएं के स्थान पर। रोज रोज उसने
गांव में ऐसा आतंक मचाया कि ऐसा कोई भी दिन नहीं रहता था जिस दिन वह किसी न किसी की हत्या न कर दे। चारों ओर उसके नाम का डंका बजने लगा। लोग जल्दी ही सो जाते थे, यह सोचकर कि कहीं फटीचर का प्रेत न आ जाए। एक दिन ऐसा हुआ, एक साधु उस गांव से भ्रमण कर रहे थे और उसी दिन जमींदार का बड़ा लड़का जो विदेश से पढ़ाई करके गांव में वापस आ रहा था, रास्ते में उसने देखा और अपने बैलगाड़ी चलाने वाले को कहा, काका जरा रुको, अरे वह पुराने कुएं पे कौन बैठा हुआ है। तब गाड़ी वाले ने जब देखा तब उन्होंने पहचान लिया, अरे यह तो मर चुका था, ये कुएं पर कैसे बैठा हुआ है। सारी स्थिति काका जान गए। तब जमींदार के बड़े लड़के ने कहा, अरे कुछ बड़बड़ाते ही जाओगे या मुझे भी बताओगे। अरे हुजूर यहाँ से निकल चाहिए, वह जो फटीचर है ना, दिवाली की रात को उसे जला के मार दिया था, इसी कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या की थी। वह प्रेत बन चुका है, कई दिनों से गांव की शांति भंग हो चुकी है। आपके पिताजी के साथ उसने ऐसा बर्ताव किया है, अब आप घर पर चलेंगे तभी आपको पता चलेगा। कुछ तो बताइए। आपके दोनों बच्चे मर चुके हैं, इसी प्रेत ने उन्हें मारा है। यह सुनकर जमींदार का बड़ा बेटा अगवाबुल हो गया और कूदकर बैलगाड़ी से नीचे उतरा, बढ़ने लगा। काका उसे रोक रहे थे, रुक जाओ हुजूर, मत जाइए, वह प्रेत है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यह झुंझलाते हुए जब उसके करीब पहुंचा, अचानक फटीचर का प्रेत जमींदार के बेटे को देखकर क्रोधित हो गया और झपट पड़ा इसके ऊपर। दोनों में छीना झपटी होने लगी, लेकिन प्रेत का भला कौन क्या बिगाड़ सकता था। फटीचर के प्रेत ने अपने भयंकर नाखूनों से इसकी छाती चीर दी। एक चीख पुकार के साथ वह वहीं धराशायी हो गया और फटीचर का प्रेत वापस कुएं में समा गया। गांव के जमींदार ने जब यह सूचना पाई तो अपने लठैतों के साथ उस पुराने कुएं के पास आया, लेकिन क्या करता, किसे पकड़ता। इसी उधेड़पुन में जैसे ही वह लौटा, साधु सामने से आ रहे थे। उन्होंने देखा तब सभी लोग उस साधु के पास पहुंचे, कहा, महाराज हमें बचाइए, हमें बचाइए महाराज। साधु ने कहा, क्या बात है। तब उन्होंने सारी जानकारियां दी। साधु ने ध्यान लगा कर देखा कि वह फटीचर प्रेत इन सब के ऊपर कहर बरपा रहा है। साधु ने कहा, तुम लोगों के साथ यही होना था और अभी कुछ और बाकी है, तुम्हारा यह पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। यह सुनकर सारे गांववासी थर्रा उठे, कहे, महाराज हमारे लिए करिए, हमें छुटकारा दिलाइए, आप जो कहेंगे हम कहेंगे। साधु ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। एक असहाय की तुम लोगों ने हत्या की है, एक मजबूर की, अब भुगतो। और वह चल दिए। तभी लोगों ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। साधु को दया आ गई, कहा, ठीक है, आज का अच्छा मुहूर्त है, कुछ तुम लोगों के कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से इस गांव से मैं निकल रहा था। और साधु उस कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने कुछ गंगा जल की छींटे उस कुएं के अंदर फेंके। जैसे गंगा जल के छींटे कुएं में गए, फटीचर का प्रेत दहाड़ता हुआ सामने आ खड़ा हुआ। साधु ने देखा और उससे कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, लेकिन अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ, तुम जाओ, आगे की तरफ प्रस्थान करो। पर फटीचर दहाड़ उठा, मैं इन सब का खून पी जाऊंगा, इन सब ने मेरे साथ जो किया है मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी साधु ने कहा, बदले की भावना में
तुम अपना अगला जन्म भी गंवा रहे हो। बच्चा, शांत हो जाओ। लेकिन प्रेत झुंझलाया हुआ था। साधु ने कमंडल का जल मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छिड़क दिया और एक चिंगारियों के साथ में वह अग्नि में लिपट गया। थोड़ी ही देर में एक अदृश्य रोशनी आसमान से नीचे प्रकट हुई और वह प्रेत उसमें समा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? इसीलिए कहते हैं ना, किसी भी असहाय की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। एक पत्रकार थे, सरकार से काफ़ी सम्मान प्राप्त कर चुके थे। उन्हें नई नई डॉक्यूमेंट्री बनाने का और नई नई ऐसी रिपोर्ट बनाने के सरकार के सामने प्रस्तुत करके वाहवाही लूटते थे और काफ़ी गोल्ड मेडल और सम्मानीय पद प्राप्त कर चुके थे। एक दिन उनके मन में ऐसी योजना आई कि क्यों ना चंबल चला जाए, जहाँ कभी डाकू रहते थे। वह कह रहे थे, डाकू तो अब नहीं है, कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और कुछ गोलीबारी में मारे गए। फिर भी कुछ लोग गांव में तो होंगे जो उनके बारे में कुछ बताएंगे, शायद उनके आने वाले वंशज हों। और यह सोचकर वह अपना कैमरा लेकर चंबल की तरफ चल दिए। जब उस जगह पहुँचे, रात्रि हो चुकी थी। ट्रेन से उतरकर इन्होंने देखा कि ऐसा कोई साधन मिल जाए जिसके वजह से वे उस गांव में पहुंच पाएं जहां पे वह चंबल वासियों के आने वाले वंशज रहा करते हैं। तब एक टांगे वाले को इन्होंने कहा, हेलो भैया, क्या आप मुझे चंबल वह जो गांव है वहाँ तक छोड़ सकते हैं? टांगे वाले ने इन्हें देखा और कहा, हुजूर, छोड़ तो दूंगा, लेकिन अभी नहीं, सवेरे। सवेरे क्यों? मुझे अभी चलना है। हुजूर, अभी मत जाइए, मैं कह रहा हूँ ना, देखिए आज का रात्रि देख रहे हैं आप, कितना अंधियारा है, पूर्णमासी की रात है। और कहते हैं ना, डाकुओं की आत्माएं आज भी वहाँ निवास करती हैं। यह सुनकर पत्रकार महोदय भड़क गए। अरे, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि कौन कहाँ रहता है, खाली तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो, बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। हुजूर, मैं तो आपके अच्छे के लिए समझा रहा था, लेकिन आप मानने को जब तैयार ही नहीं हैं तो मैं आपको आगे के चौराहे तक छोड़ सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। इन्होंने कहा, ठीक है ठीक है, उस चौराहे तक छोड़ दो जहाँ से गांव की तरफ का रास्ता है। और उस गाड़ीवान ने इन्हें उस चौराहे की तरफ उतार दिया और कहा, यह सीधा रास्ता घाटियों से होता हुआ उस गांव में पहुंच जाएगा। यह उतरकर उस गांव की तरफ चलने लगे। काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी इनके कान में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आई। हैं? ये क्या? अरे, घोड़ों की आवाज़! और आवाज़ और करीब आने लगी, जैसे कि सैकड़ों घोड़े दौड़े चले आ रहे हों। यह समझ गए, लगता है डाकू हैं। और इस पूरे गांव ने सरकार को यह नहीं बताया कि आज भी डाकू लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दिखाऊंगा ना, मेरा तो नाम हो जाएगा और ये डाकुओं का भी सफाया हो जाएगा। और ये एक और छिप गए। तभी डाकुओं की टोली वहाँ से गुजरने लगी। इन्होंने अपना कैमरा ऑन किया, वीडियो शूट करने लगे। वह सब काले कपड़े पहने हुए थे, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। इनके करीब से घोड़े निकल गए। इन्होंने पूरा वीडियो शूट कर लिया। जब वह दूर चले गए तब यह मुस्कुराते हुए गए, अच्छा, यह किसी गांव को लूटने जा रहे हैं। रिपोर्ट तो तैयार हो गई। कल शहर में पहुंचकर इस रिपोर्ट को सरकार को दूंगा और इन डाकुओं का सफाया करवा दूंगा, मुझे भी सम्मान प्राप्त मिलेगा। और यह सोचकर सुबह तक उन्होंने उसी जगह पे अपना रात गुजारी और सवेरे की गाड़ी पकड़ के शहर में पहुंच गए। दिन भर के काम से फुर्सत होकर
रात के समय इन्होंने अपने कंप्यूटर पे जब अपने कैमरे को अटैच किया और वह फाइल ढूंढने लगे जिसने वह वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन कहीं भी पूरा कैमरा खंगाल डाला, वह वीडियो रिकॉर्डिंग इन्हें मिली ही नहीं जिसमें इन्होंने डाकुओं की शूटिंग की थी। अरे यह क्या, वह वीडियो कहाँ चला गया? इनकी आवाज़ आ रही थी जो ये उस समय बड़बड़ा रहे थे, इनके सांसों की भी आवाज़ माइक ने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वह वीडियो जो डाकुओं का था उसमें शूट नहीं हुआ था। यह निराश हो गए, कहीं मेरे कैमरे में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई, लेंस का हेड आगे कहीं बंद तो नहीं था। तब इन्होंने चेक किया, नहीं, आसपास की कुछ झाड़ियाँ दिख रही हैं लेकिन वे डाकू नहीं दिख रहे। कमाल की बात है। लेकिन यही उधेड़-बुन में उन्होंने कैमरा बंद किया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन बोले कोई बात नहीं, फिर कभी सही। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे। गुड नाइट। शब्बा।